है वो रामधारी सिंह दिनकर है, जिनका जन्म बच्चों 23 सितंबर 1908 ईस्वी को 23 सितंबर 1908 ईस्वी को एक जगह है बच्चों सिमरिया, कुछ लोग जानते होंगे, वहां से होंगे सिमरिया, बेगूसराय, बेगूसराय जिले से अगर कुछ लोग हैं तो उन्हें पता होगा। और निधन बच्चों, निधन हुआ था 1974 ईस्वी में। और बच्चों कहते हैं निधन का स्थान चेन्नई यानी तमिलनाडु में निधन हुआ था। कहते हैं माता जी का नाम है मनरूप देवी, माता का नाम मनरूप देवी, पिताजी का नाम रवि सिंह है और बच्चों पत्नी का नाम श्यामवती देवी है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको कल तक याद कर लेंगे। अगर बच्चों याद हो जाएगा तो प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए, अगर इस पेज से सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा तो। सर बहुत ही आसान है और आज बहुत बहुत धन्यवाद आपका 4000 प्लस लाइव के लिए। बहुत दिनों के बाद क्लास 12th का क्लास हो रहा है, तो आप सब लोग अधिक से अधिक संख्या में जुड़े हैं बच्चों, ठीक है ना। तो जैसा हमने कहा कि लेखक जी का नाम क्या है, लेखक जी का नाम है बच्चों रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था, तो कहिएगा रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को हुआ था। अगर बच्चों पूछा जाए रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था, तो बिहार के बेगूसराय में हुआ था। इनका बच्चों निधन कब हुआ था, 1974 ईस्वी में। कहाँ हुआ था बच्चों, चेन्नई में। मम्मी का नाम है मनरूप देवी, पिता का नाम है रवि सिंह और पत्नी का नाम है बच्चों श्यामवती देवी। क्या नाम है, पत्नी का नाम क्या है, श्यामवती देवी। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला पेज है, अगले पेज में लिखा गया है प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी, तो प्रारंभिक शिक्षा बच्चों गांव और उसके आसपास हुई थी। जैसे मेरी भी प्रारंभिक शिक्षा गांव से हुई है। क्या आप लोग अपने गांव से पढ़े हैं, तो यस लिख करके भेजिएगा। मैट्रिक 1928 में बच्चों मैट्रिक मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से हुआ था, मोकामा से हुआ था। 1930 में इंटर बच्चों है ना कॉलेज है ना कहाँ से हुआ था, मुंगेर से हुआ था। और 1932 में बीए हुआ था इतिहास विषय में पटना कॉलेज पटना से। तो बच्चों याद रखना है ना, अपना मैट्रिक तो लोगों को याद नहीं रहता भाई, दूसरों का मैट्रिक कैसे याद रखा जाएगा बताइए। बहुत खतरनाक बात है सर। ध्यान दीजिएगा। आइए बच्चों तो देखते हैं कि अगर आपसे ये बात पूछा जाए कि बताइए रामधारी सिंह दिनकर ने आरडी लिखेंगे, रामधारी सिंह दिनकर ने बच्चों मैट्रिक कब पास किया था, तो कमेंट बॉक्स में क्या लिखिएगा, रामधारी सिंह दिनकर ने मैट्रिक कब पास किया था, तो लिखिएगा बच्चों 1928 में। रामधारी सिंह दिनकर ने इंटर पास कब किया था, तो कहिएगा बच्चों 1930 में। रामधारी सिंह दिनकर ने बच्चों बीए पास कब किया था, तो लिखिएगा 1932 में। बीए पास किस विषय से बीए किया था, यानी बच्चों ऑनर्स किया था, तो लिखिएगा इतिहास विषय से। किस विषय से, इतिहास विषय से। कहाँ से बच्चों, तो पटना कॉलेज पटना से। कहाँ से, पटना कॉलेज पटना से। याद रखिएगा कि पटना कॉलेज पटना से इतिहास विषय में पहले बच्चों ग्रेजुएशन है ना, ग्रेजुएट हुए थे इतिहास विषय में। इस चीज को याद रखिएगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं अगले पेज में। और अगले पेज में हम लोग, अगर इस पेज से सब कुछ हो जाएगा तो प्यारा सा दिल बनाकर भेजिएगा कि गुरुजी इस पेज से कोई भी क्वेश्चन पूछिए। क्या पूछिएगा, यही पूछिएगा ना, प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुआ, कहेंगे गांव के आसपास। मैट्रिक कब हुआ, 1928 में। इंटर कब हुआ, 1930 में, है ना। और मेरे बच्चे, और बीए कब हुआ, 1932 में। 2 साल का गैप है सब में, है ना, लेकिन बीए 3 साल में होना चाहिए, हाँ 2 साल में हो गया है। नेक्स्ट है मेरे विद्यार्थी जी, कहते हैं वृत्ति, उन्होंने और क्या क्या कार्य किए हैं, तो कार्य किए हैं बच्चों प्रधाना अध्यापक यानी बच्चों हेडमास्टर रहे हैं। कहाँ के बच्चों, तो कहते हैं HE स्कूल बरबीघा के, है ना, हेडमास्टर जी रह चुके हैं। सब रजिस्ट्रार रह चुके हैं, सब डायरेक्टर रह चुके हैं। जनसंपर्क विभाग एवं बिहार विद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर रह चुके हैं। तो बच्चों हिंदी के प्रोफेसर कहाँ रह चुके हैं बताइएगा, हिंदी के प्रोफेसर कहाँ रह चुके हैं, बिहार विद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर भी रह चुके हैं। कहते हैं भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति थे। एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर थे, बताइएगा किस विश्वविद्यालय में उप कुलपति थे, किस विश्वविद्यालय में उप कुलपति थे, किस विश्वविद्यालय में, तो कहते हैं बच्चों किस विश्वविद्यालय में, तो लिखना है भागलपुर विश्वविद्यालय में। कहां पर बच्चों बताइए, तो भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति थे, है ना। तो बच्चों एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है कि भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर कौन से लेखक थे। भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर कौन से लेखक थे, तो भागलपुर विश्वविद्यालय में
उपकुलपति के पद पर जो लेखक थे उनका नाम था रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर बच्चों लेखक का नाम था और हिंदी सलाहकार के रूप में भी कार्य किए हैं। तो खैर ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बच्चों इस पेज से अगर कोई भी सवाल पूछा जाए तो हो जाएगा, तो यस लिख करके भेजिए कि यस गुरुजी इस पेज से कोई भी सवाल पूछा जाएगा तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा, है ना। ज्यादा कुछ नहीं है मेरे ख्याल से, बस यही क्वेश्चन आएगा कि कहाँ पर उपकुलपति थे, भागलपुर, है ना, भागलपुर विश्वविद्यालय में। बस एक के क्वेश्चन आता है बच्चों। नेक्स्ट अगले पेज में देखते हैं। अगले पेज में लिखा गया है साहित्यक अभिरुचि, यानी इन्होंने साहित्य में क्या क्या अभिरुचि की है, क्या क्या लिखा है। 1925 में छात्र सहोदर में पहली कविता प्रकाशित हुई। रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी, ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता कब प्रकाशित हुई। तो कहिएगा बच्चों 1925 में। 1925 में किस पुस्तक में, तो पुस्तक का नाम था छात्र सहोदर। किस पुस्तक में इनकी पहली कविता छपी थी, किस पुस्तक में पहली कविता छपी थी, तो कहिएगा छात्र सहोदर। क्या कहना है, छात्र सहोदर। नेक्स्ट है छात्र जीवन में अनेक रचनाएं प्रकाशित किए, जैसे कि, है ना, जैसे कि देश पटना प्रकाशन, है ना, बेगूसराय, प्रतिमा कन्नौज, ये सब है बच्चों। नेक्स्ट लिखा है 21 वर्ष की अवस्था में पहली कविता प्रणभंग प्रकाशित किया। मेरे बच्चे बताइएगा कि, है ना, आप लोग बताइएगा कि किस एज में इन्होंने पहली कविता पुस्तक लिखा था। एक बच्चों कविता का किताब, एक कविता का किताब इन्होंने लिखा था किस एज में, तो कहते हैं बच्चों 21 साल की एज में एक कविता की पुस्तक इन्होंने लिख दी जिसका नाम था प्रणभंग। बच्चों मंग नहीं, प्रण, भ अनुस्वार और गौ। तो बच्चों पुस्तक का नाम क्या था, प्रणभंग, है ना। तो बच्चों बताइएगा 21 वर्ष की एज में इन्होंने कौन सी कविता पुस्तक को लिखा है, तो नाम है बच्चों प्रणभंग, और सिर्फ 21 साल की एज में। तो बच्चों यहां तक हम लोग पढ़ लिए हैं, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों ये लिख करके दिल बनाकर भेजिए कि सर यहां तक में कोई इशू नहीं है, आगे बढ़िए आप, है ना। तो याद रखिएगा पहली कविता 1925 में किस पुस्तक में, छात्र सहोदर। पहली पुस्तक, कविता पुस्तक जिसका नाम प्रणभंग, पहली कविता पुस्तक जिसका नाम है प्रणभंग बच्चों, ठीक है ना। दिल बनाकर भेजते रहेंगे सब लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगले पेज में चलते हैं और इसकी प्रमुख कृतियां बच्चों, कुछ कुछ प्रमुख कृतियां और भी हैं, इसको याद रखना है। प्रमुख कृतियां बच्चों जो इनकी रचनाएं हैं, पहला है बच्चों प्रणभंग जो 1929 में लिखा गया है, रेणुका 1935 में लिखा गया है, हुंकार 1938 में लिखा गया है, रसवंती 1940 में लिखा गया है, कुरुक्षेत्र 1946 में लिखा गया है। अब आप लोग कहेंगे क्या सर हमें इतना याद रखना पड़ेगा, क्या हमें इतना डेट याद रखना पड़ेगा? नहीं बच्चों, आपको कुछ याद नहीं करना है, एग्जाम में सवाल सीधा पूछा जाएगा। मेरे बच्चे बताइएगा कि कुरुक्षेत्र किसकी रचना है, कुरुक्षेत्र कुरुक्षेत्र किसकी रचना है। पेपर में ऐसा सवाल आएगा कि कुरुक्षेत्र किसकी रचना है, और यहां पर ऑप्शन दिया रहेगा बच्चों, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन ए में मान लीजिए जयप्रकाश लिखा रहेगा, ऑप्शन बी में लिखा रहेगा बच्चों, मान लीजिए ऑप्शन बी में लिखा रहेगा बच्चों क्या, मान के चलिए बालकृष्ण भट्ट लिखा रहेगा, बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन सी में लिखा रहेगा क्या, रामधारी सिंह दिनकर। और ऑप्शन डी में लिखा रहेगा मान लीजिए बच्चों कि कुछ और लेखक का नाम उदय प्रकाश लिखा रहेगा। तो आंसर बताइए क्या बताना है, आंसर क्या बताएंगे? सीधा आंसर कहना है कि सर जी ये जो है ये किसका है, ये किसका है, ये रामधारी सिंह दिनकर का है। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे प्रणभंग बच्चों नाम ही इतना खतरनाक है, आप देख सकते हैं। प्रणभंग है ना, क्या है, प्रणभंग हो गया, रेणुका हो गया, हुंकार हो गया, रसवंती हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया, ये सब रचना किसकी है? ये सभी रचनाएं रामधारी सिंह दिनकर की हैं। आगे और भी है बच्चों, आगे है रसीम रथी, इनकी रचना है, बहुत फेमस है रसीम रथी। 1952 में नहीं पूछा जाएगा। नील कुसुम नहीं बना, ये डेट नहीं पूछा जाएगा। नील कुसुम, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, है ना। नेक्स्ट है बच्चों कोमलता और कवित्व, और नेक्स्ट है हारे को हरि नाम। तो बच्चों ये बहुत सारी रचना है, लेकिन आपको 4-5 रचना याद करना है। चलिए मेरे साथ याद कीजिए कुछ रचना। बच्चों पहली रचना जो बहुत फेमस है वो है रसीम, है ना, वो है बच्चों रश्मि रथी। क्या है, रश्मि रथी बड़ा फेमस रचना है इनकी। दूसरी है बच्चों उर्वशी, उर्वशी बड़ा फेमस रचना है। नेक्स्ट है बच्चों तीसरा है हमारा क्या, हारे, है ना, नहीं ये भी नहीं याद करना है, 12th में ये इंपॉर्टेंट नहीं है ना। प्रणभंग, रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, है ना। क्या है, प्रणभंग, है ना, प्रणभंग, है ना, रेणुका और बच्चों कुरुक्षेत्र। क्या है, कुरुक्षेत्र। तो ये सारी जो रचनाएं हैं, ये सारी रचनाएं किसकी हैं?
तो ये सभी रचनाएं बच्चों याद रखिएगा रामधारी सिंह दिनकर की है। किसकी है बताइएगा, बताइएगा किसकी रचना है, तो लिखेंगे बच्चों रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, इसको याद रखना है। ये सभी रचनाएं रामधारी सिंह दिनकर की हैं। तो बच्चों क्या हम अगले पेज में चलें, क्या हम अगले पेज में चलें, तो एक बार दिल बनाकर भेजिए कि यस गुरुजी चलिए चलिए चलिए। ये डाटा दिया गया है लेकिन आपसे नहीं पूछा जाएगा कि बताओ भैया ये कब लिखा गया है, ये कब। इतना याद करेगा तो बच्चा मर जाएगा बच्चों ना। इतना याद कर पाएगा, पॉसिबल है? इतना पॉसिबल ही नहीं है ना, इतना पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, पर एक चीज जरूर पूछा जाएगा कि बच्चों पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी, है ना, पहली कविता बच्चों कब प्रकाशित हुई थी, ये जरूर पूछा जाएगा। पहली कविता का प्रकाशन कब हुआ था मेरे बच्चे, पहली कविता का प्रकाशन जरूर पूछा जाएगा, जहां आपको बताना पड़ेगा 1921 पूछा जाएगा बच्चों, पूछा जाएगा मेरे बच्चे 1921 में 1921 नहीं 1925 था ना, क्या था, पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी, पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी 1925 में ना, हाँ 1925 में हुई थी, सॉरी बच्चों 1925 में हुई थी। और बच्चों पहली कविता पुस्तक है ना, पहली कविता पुस्तक का नाम बताइएगा, पहली कविता पुस्तक का नाम बताइएगा। तो पहली कविता पुस्तक का नाम था इसका बच्चों प्रणभंग। किस एज में लिखा गया था, किस एज में, तो 21 वर्ष की एज में, 21 वर्ष की एज में लिखा गया था बच्चों। पहली कविता का प्रकाशन 1925 में हुआ था। और उस पुस्तक का नाम बताइए, जिस पुस्तक में प्रकाशन हुआ था, जिस पुस्तक में प्रकाशन हुआ था उसका नाम बताइए। तो सर जिस पुस्तक में प्रकाशन हुआ था उसका नाम अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बताएंगे, छात्र सहोदर। उस पुस्तक का नाम क्या था, उस पुस्तक का नाम था बच्चों छात्र सहोदर, है ना, सहोदर, है ना मेरे बच्चे, छात्र सहोदर पुस्तक का नाम था, छात्र सहोदर पुस्तक का नाम था, आपको अच्छे से याद होगा छात्र सहोदर। क्या बच्चों हम आगे बढ़ जाएं, अगले पेज में चलें, तो एक प्यारा सा दिल बनाकर भेजिएगा कि गुरुजी अगले पेज में चलते हैं अगले पेज में चलें, तो सब लोग एक बार दिल बनाकर भेजिएगा कि सर अगले पेज में चलिए बहुत दिनों पर लाइव आए हैं आप लोगों के लिए, सिर्फ 12th क्लास वालों के लिए, तो आज आप लोग का प्यार अगले लेवल का देख रहे हैं हम, ठीक है ना, 500-600 बच्चा बेसी लग रहा है आज। चलिए बढ़ जाए आगे, नेक्स्ट अगले पेज में चलते हैं बच्चों। अगला हमारा क्या है, अगला है बच्चों प्रमुख गद्य कृतियां। इनकी कुछ कुछ गद्य कविताएं हैं, है ना, कुछ माफ कीजिए गद्य कृतियां हैं बच्चों, जहां कहानी और अन्य है। एक है बच्चों मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर बड़ा फेमस है। तो अर्धनारीश्वर जो है बच्चों, जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसका प्रकाशन कब हुआ था बताइएगा। तो अर्धनारीश्वर का प्रकाशन याद रखिएगा 1952 ईस्वी में। संस्कृति के 4 अध्याय 1956 ईस्वी में। काव्य की भूमिका देखेंगे तो वट पीपल इनका काव्य है। शुद्ध कविता की खोज और दिनकर की डायरी, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। तो बच्चों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा 2 चीजें, कि इन्हें 2 ठो पुरस्कार बड़ा फेमस मिला है। आपको पता होगा कि बच्चों साहित्य अकादमी पुरस्कार की रचना पर मिला है। रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला है बताइए। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार तो याद होगा बच्चों 100 से साहित्य और 100 से संस्कृति के 4 अध्याय। तो मेरे बच्चे याद रखिएगा संस्कृति के 4 अध्याय पर, संस्कृति के 4 अध्याय पर इन्हें कौन सा है ना, संस्कृति के 4 अध्याय पर इन्हें मिला है बच्चों साहित्य अकादमी पुरस्कार। और आपसे पूछा जाएगा किस रचना पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, तो मेरे बच्चे ये भी याद रखिएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला है। रामधारी सिंह दिनकर को बच्चों ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला है, तो याद रखिएगा रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी पर, किस पर बच्चों, उर्वशी पर, है ना, उर्वशी पर क्या मिला है, उर्वशी पर मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार। उर्वशी पर क्या मिला है, उर्वशी पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ये भी आपको याद रखना है कि उर्वशी पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, ठीक है ना। तो बच्चों अगर यहाँ तक याद रहेगा तो प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए कि गुरुजी पूरा कोशिश करेंगे कि यहाँ तक याद रखने का, जो भी चीज इंपॉर्टेंट है इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं हम लोग अगले पेज की ओर ठीक है। अगला है बच्चों की संसना पुरस्कार और सम्मान, यहाँ पर लिख दिया गया है पुरस्कार और सम्मान इन्हें कौन कौन सा मिला है। तो कहते हैं संस्कृति के 4 अध्याय पर, जो मैंने बताया अभी, संस्कृति के 4 अध्याय पर इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है, तो इन्हें बच्चों साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है उर्वशी पर इन्हें क्या मिला है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, जो मैंने अभी तुरंत बताया। राज्यसभा के सांसद भी रह चुके हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन से लेखक राज्यसभा के सांसद हैं, निम्नलिखित में से कौन से लेखक राज्यसभा के सांसद हैं। तो बताइएगा बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए राज्यसभा के सांसद, है ना,
राज्यसभा के सांसद कौन हैं? तो मेरे विद्यार्थी जी बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन से ऐसे लेखक हैं जो राज्यसभा के सांसद हैं? तो लिखेंगे बच्चों रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर RSD जो हैं, ये बच्चों ये क्या है? राज्यसभा के सांसद हैं। और कहते हैं इन्हें पद्म भूषण, है ना, पद्म भूषण एवं कई अलंकारों से सम्मानित किया गया है। राष्ट्र कवि के रूप में भी समादृत है, यानी कि बच्चों राष्ट्र कवि भी कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए निम्नलिखित में से कौन से कवि या लेखक निम्नलिखित में से कौन राष्ट्र कवि हैं? तो जब बच्चों राष्ट्र कवि के बारे में बात कहा जाएगा, राष्ट्र कवि के बारे में कहा जाएगा, तो वहां पर भी बच्चों रामधारी सिंह दिनकर जी का नाम लेना है ना। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार रामधारी सिंह दिनकर को मिला है ना। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा कि बच्चों कौन सा पुरस्कार रामधारी सिंह दिनकर को मिला है? रामधारी सिंह दिनकर जी को मिला है। रामधारी सिंह दिनकर जी को मिला है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार रामधारी सिंह दिनकर जी को मिला है? ऑप्शन ए मेरे बच्चे, ऑप्शन ए साहित्य अकादमी पुरस्कार। ऑप्शन बी बच्चों, ऑप्शन बी में है ना, ऑप्शन बी में ज्ञानपीठ पुरस्कार। ऑप्शन सी में पद्म विभूषण पुरस्कार। और ऑप्शन डी बच्चों इनमें से सभी। तो मेरे विद्यार्थी जी बताइएगा आप आंसर में क्या लिखेंगे कि रामधारी सिंह दिनकर को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो मुझे लगता है कि आप लोग कहेंगे गुरुजी इनमें से सभी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, पद्म विभूषण पुरस्कार, सभी पुरस्कार से नवाजा गया है। तो आप लोग जरूर कहेंगे कि इनमें से सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बच्चों आगे बढ़ते हैं और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हम लोग लेते हैं। महत्वपूर्ण जानकारी रामधारी सिंह दिनकर जी के विषय में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और लेते हैं। पहला बच्चों की दिनकर जी छायावादोत्तर युग के कवि हैं। तो बच्चों है ना, छायावादोत्तर कहते हैं या उत्तर छायावाद कह सकते हैं। तो मेरे बच्चे छायावादोत्तर युग के हैं। किस युग के हैं एग्जाम में पूछा जाएगा, तो कहना बच्चों छायावादोत्तर। इसको बोलते हैं बच्चों छायावाद और प्लस में बच्चों जोड़ते हैं उत्तर, तो क्या हो जाता है? छायावादोत्तर। तो बच्चों छायावादोत्तर युग के कवि हैं दिनकर जी। दूसरी बात पूछा जाएगा कि दिनकर जी को राष्ट्र कवि कहते हैं, ये तो हम लोग पढ़ लिए थे। दिनकर जी बच्चों एक गद्यकार भी हैं, गद लिखने वाले हैं, तो एक गद्यकार भी हैं, याद रखिएगा। दिनकर की कविता और गद दोनों में उनके व्यक्तित्व की एक ऐसी गहरी छाप छोड़ी है। You are the topper of the fresher batch, right? Yes, ma'am. What's your name? My name is Raksha. Where are you from? I am from Unnao. It's the satellite city of Kanpur. तुम्हारी इंग्लिश तो बहुत अच्छी है। Thank you, ma'am. तुमने इंग्लिश बोलना कहाँ से सीखा? वो मैंने सीखो ऐप से सीखा है। सीखो है। एक अच्छे गद्यकार भी हैं, ठीक है ना। तो बच्चों पूछा जाएगा कि कवि के साथ साथ क्या है? कवि के साथ साथ एक अच्छे गद्यकार भी हैं। तो हो जाएगा यहाँ से। तो यस बताइए कि यस गुरुजी। अगर कोई भी सवाल बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है तो मैं बता दूंगा या बता दूंगी। क्वेश्चन यही आएगा कि दिनकर जी किस युग के हैं, तो कहना है छायावादोत्तर युग के हैं। दिनकर जी बच्चों एक कवि के साथ साथ क्या हैं, तो कहिए कवि के साथ साथ एक गद्यकार भी हैं। कवि के साथ साथ क्या है? एक गद्यकार भी हैं। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा मेरे बच्चे। नेक्स्ट लिखा है कि दिनकर जी भारतेंदु युग से प्रवहमान राष्ट्रीय भावधारा के एक महत्वपूर्ण आधुनिक कवि भी थे। तो बच्चों एक याद रखिएगा, एक क्या है कि ये एक अगर रखना, अगर वो ऑप्शन में नहीं मिले, अगर ये उत्तर छायावाद है ना, उत्तर छायावादोत्तर ना, क्या लिखा है, सॉरी, छायावादोत्तर युग अगर ऑप्शन में नहीं रहे, छायावादोत्तर युग अगर ऑप्शन में नहीं रहे, तब कौन सा ऑप्शन चुनना है? तब बच्चों ऑप्शन अगर मिले आपको तो भारतेंदु युग भी मार देना है। दिनकर जी कविता लेखन की शुरुआत 30 के दशक में किए थे। 30 का मतलब है 1930 के दशक में। 1920 से लेकर के 30 तक का जो बीच का गैप होता है, इसी को बोलते हैं 30 का दशक। इसी को बोलते हैं 30 का दशक। अभी कौन सा दशक चल रहा है, बताने वाले को 500 रुपया इनाम मिलेगा। अभी बताइए बच्चों कौन सा दशक चल रहा है? तो अभी जो हमारा दशक चल रहा है, अभी जो दशक चल रहा है, अभी हम लोग हैं 2025 में, 2000 बच्चों 25 में हैं, तो अभी भी हम लोग 30 के दशक में हैं, समझिए 30 के दशक में अभी भी हम लोग हैं, 30 के दशक में अभी भी हम लोग हैं बच्चों, है ना। अगर सताना अभी अगर देखें तो अभी का अभी दशक हमारा 30 है, अभी भी दशक हमारा 30 है बच्चों, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट लिखा गया है क्या, परंतु दिनकर जी की पहचान प्रमुख कवि के रूप में चौथे दशक में, यानी कि बच्चों जब 40 में, चौथे दशक में हुई थी, है ना। कहते हैं दिनकर जी प्रबंध, मुक्तक, गीत, प्रगीत, काव्य, नाटक इत्यादि अनेक काव्य शैलियों में सफलतापूर्वक उत्कृष्ट रचनाएं प्रस्तुत की हैं। नेक्स्ट है मेरे विद्यार्थी जी,
खत्म हो गया क्या? नेक्स्ट लिखा गया है, लास्ट लाइन पढ़ते हैं कि बच्चों दिनकर जी जातीय महाकाव्य महाभारत और व्यास की कवित्व प्रतिभा से बहुत प्रभावित हुए थे। यहाँ दिनकर जी के प्रसिद्ध निबंध अर्धनारीश्वर प्रस्तुत है जो भगवान शिव और पार्वती की कल्पित रूप है। तो बच्चों अर्धनारीश्वर किसका रूप है? मैंने भी थोड़ी देर पहले पूछा था आप लोगों को कि अर्धनारीश्वर किसका रूप है, तो अर्धनारीश्वर बच्चों शिव और पार्वती का रूप है। अर्धनारीश्वर शिव और प्लस में पार्वती जी का एक कल्पित रूप है। तो बच्चों क्या आप लोग टेस्ट देना चाहेंगे? क्या आप लोग चाहेंगे कि जो आप लोगों को आज पढ़ाया गया है, क्या आप लोग चाहेंगे